फिर ये लेट्स स्टार्ट। फिर ये लेट्स स्टार्ट। में लक्ष्मीकांत भी पढ़ते रहे या इतना इनफ है? हाँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, बट पढ़ लोगे तो ऐसे एड ऑन नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा इफ टाइम परमिट्स। इफ टाइम डज नॉट परमिट्स देन इतना भी करते रहोगे तो इनफ है ना, इतना भी इनफ है। इफ टाइम परमिट्स देन यू कैन रीड। ओके, चलो आज जल्दी कल की क्लास 4 बजे होगी, ठीक है? कल वाली क्लास है ना, कल। तो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। तो हमने पहले लेक्चर ऑफ पॉलिटी में पढ़ा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाया। कल वाले लेक्चर में हमने उसके सेलेंट फीचर्स देखे, यानी कुछ विशेषताएं देखी अपने संविधान की, दैट आर कॉल्ड एज सेलेंट फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, दैट इज प्रियम्बल। नाउ व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट इट इज? तो इट इज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय प्रीफेस? फैक्ट मैं मेरे साइड में रखी हुई है अभी, ठीक है? खोलता हूँ भी। खोलते ही इसमें सबसे मुझे पहले पन्ना दिखता है, दैट इज प्रीफेस, जिसमें कि ओपनिंग लाइंस पढ़ के सुनाता हूं, जिन लोगों के पास होगी वो खोल के देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। इन द रील्म ऑफ नॉलेज वेयर वर्ड्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई प्रेजेंट टू यू फैट मैन, नॉट merely a book but a testament to the labor of love, effort and collaboration. This work is the product of long nights, boundless discussions and the unwavering belief of many cherished families and most profoundly the entire fellowship of Parmarians, whose wisdom and support have been the true catalyst behind the creation. Each page पूरा पढ़ के सुनाता हूं, समझ आएगा। Each page herein is not just ink on paper but a story of shared struggles, dreams and the unrelenting pursuit of excellence. For me it is not only my effort that has birthed this work but the combined energy of minds devoted to a singular cause, to make general knowledge and general studies a journey, not a chore, a challenge, not a burden. I offer this book to you, my fellow travelers, in the hope that it enriches your minds and strengthens your resolve. Thank you. Now, what do we got to know about this? आपको इससे क्या पता चला कि इस किताब को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है? इसको बनाने में जो मेन चीज़ को ध्यान में रखा गया, जो एम रखा गया, दैट इज टू मेक द जनरल नॉलेज सब्जेक्ट पर से ईजी टू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा? when now you will open this book, you will find कि आपको बहुत पिक्चर्स मिल रही हैं, आपको मीम्स मिल रही हैं, एंड दैट विल मेक योर जर्नी एन इंटरेस्टिंग जर्नी एंड नॉट अ कोर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ जर्नी नॉट अ कोर, ठीक है? कि आपको ऐसे चलेगा यार कहाँ पढ़ना है, अभी मजा आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है? नाउ यू कैन से so sir, you are promoting a book, but hey, I will say I'm telling you my preface of my book, ठीक है? Yes, I am promoting my book because it needs to be promoted. okay, हाँ, better than बादशाह। ओके, तो इसी तरह से जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये क्या है? बुक का पहला पन्ना है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक। भाई जो पढ़ा रहा हूँ अभी उस पर फोकस कर लो। फारबी का वो वाइट कर दो, इसका वाइट कर दो, ब्लॉक कर दो, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है? रोज रोज जो ये कमेंट्स आने लगता है, ठीक है? तो उसी तरह से जो प्रियम्बल है दैट इज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको संविधान के बारे में बताएगा कि भाई संविधान को पढ़ने से पहले आप जब इसको पढ़ेंगे तो दैट विल गिव यू द काइंड ऑफ हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब ये है कि आपको चीज़ों के बारे में बताएगा कि भाई आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं प्रियम्बल को देख के। तो इट इज अ काइंड ऑफ हॉरोस्कोप। और ये किसने बोला था हॉरोस्कोप? दैट वाज सेड बाय के मुंशी जी, अकॉर्डिंग टू एन ए पालखी वाला। अकॉर्डिंग टू एन ए पालखी वाला, दिस इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज लाइक आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से आईडी कार्ड देख के हमें किसी पर्सन के बारे में उसका सब कुछ पता चल जाता है ना? जैसे कि आईडी कार्ड, जब आप जॉब में जाएंगे, आपकी जॉब लगेगी तो आपको आईडी कार्ड टांगना पड़ेगा, या फिर हो सकता है जब जिस भी स्कूल वगैरह में जाते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर आईडी कार्ड आपको टांग के आना पड़ता हो। ऐसा होता था, खासकर छोटे में ज़्यादा होता था। तो वो देख के हमें क्या पता चल सकता है? उस पर्सन के बारे में सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज सेड एज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ए पालकी वाला। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था इसको के मुंशी जी ने। एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको पढ़ के आपको संविधान के बारे में पता चल सकता है कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, इन शॉर्ट अगर आपको जानना है, तो जस्ट रीड अबाउट द प्रियम्बल। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, तो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रियम्बल ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव प्रियम्बल। ये पहला देश था जिसने की प्रस्तावना रखी थी अपने देश के संविधान में, ठीक है? तो वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूएसए, रिमेंबर दिस, वी हैव बोरोड द कांसेप्ट ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द यूएसए। वहां का प्रियम्बल भी इसी तरह से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ यूएसए, जिस तरह से हमारा स्टार्ट होता है, अभी हम देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज कि वी adopted, or we can say we incorporated preamble in our constitution at the very last or at the very ending of what of constitution making process, यानी कि जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तब हमने preamble को incorporate किया अपने constitution में। now many of you can get a doubt here and that is कि objective resolution जो है, जो objective resolution है, आपने बताया था objective resolution जो उद्देश्य प्रस्ताव है वहीं से प्रियम्बल डिराइव्ड है, और इसको तो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। एंड व्हेन वाज इट अडॉप्टेड? जल्दी से बताइए कमेंट में कब इसको अडॉप्ट किया गया था। सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, ना कि जुलाई में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। सो प्रेजेंट किया गया था इस दिन और अडॉप्ट किया गया था इस दिन, राइट? सो अब आप ये क्या बोलोगे कि प्रियम्बल जब पूरा संविधान बन गया था तब इनकॉर्पोरेट किया गया था, बिकॉज संविधान बनना तो तब से स्टार्ट हुआ था इसी टाइम से। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये इनकॉर्पोरेट हो गया। बट आई सेड ऑब्जेक्ट जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज derived from objective resolution, not I'm saying कि preamble is the objective resolution. No, objective resolution उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेके आए थे कि भैया ये इस तरह से जब हम सब लोग बैठ के संविधान बनाने वाले हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि हम सब एक ही डायरेक्शन में चले, हमें क्या बना के तैयार करना है। वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उससे डिराइव हुआ प्रियम्बल, ना कि वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल है। गंगाधरी शक्तिमान नहीं है इस केस में, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलग है, प्रियम्बल अलग है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने इसलिए प्रेजेंट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता हो कि व्हाट डू वी नीड टू मेक। प्रियम्बल, अब प्रस्तावना, समरी, अब खुद बताओ, अब आप में से काफी लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दोगे तो उसमें पेपर 2 में प्रेसी राइटिंग आती है। अब प्रेसी राइटिंग में क्या करना पड़ता है? प्रेसी राइटिंग में आपको एक पैसेज मिलता है, मे बी ऑफ 300 वर्ड्स, 400, 500, अप्रॉक्सिमेटली 400 से 500 वर्ड्स के बीच में होता है वो। अब उसमें आपको क्या करना होता है? 1/3 में उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, दैट मींस समराइज करना होता है।
तो बिना उसको पढ़े तो समराइज नहीं कर सकते हो ना। अब मैं मेरी पूरी क्लास खत्म हो गई, ठीक है, मैं बोलूँ कि अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट ही करी है, मेरी क्लास को समराइज कर दो, जरा पूरी क्लास को जो मैं 1.5 घंटे क्लास लूंगा आज उसको समराइज कर दो। ये तो बेवकूफियत वाली बात हो गई कि अभी तो क्लास हुई भी नहीं, समराइज कैसे कर दोगे? फिर सिंपल सी बात है। तो जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तभी तो उसकी समरी लिख पाओगे, नहीं तो पता चला समरी पहले लिख दी और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बाद में, समरी इज नॉट इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? एक बार मेरे छोटे में मुझे क्लास 3rd में, ठीक है, क्लास 3rd 4th ऐसे कुछ बहुत पिटाई हुई थी, था क्या कि गाँव से हम लोग मतलब प्योर गाँव में रहते थे, उसके बाद सेमी अर्बन इलाके में शिफ्ट किए थे हम। तो क्या किया था मैंने, मुझे इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में, सबको इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स क्या होता है मुझे नहीं पता इंडेक्स क्या होता है, तो मैं मुझे चेप बना था क्योंकि हम काफ़ी देर से आए थे तो सिलेबस काफ़ी हो चुका था। तो भाई मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि ये कॉपी लो, ठीक है, इसको पूरा चेप दो, तो मैंने सब चेप दिया, इंडेक्स उठा के चेप दिया। और वैसे बात इंडेक्स सेम थोड़ी ना हो सकता है सबका, किसी का पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक में पहला चैप्टर होगा, किसी का 1 से लेकर 6 तक होगा, तो मैंने वो चेप दिया। अब मुझे तो पता नहीं था, और टीचर जो था थोड़ा खूसा टाइप का, महाखूसा टाइप, तो उसने काफ़ी पिलाई करी मेरी, ठीक है। फिर मुझे तभी समझ में आता है मार क्यों रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, तो अब टिल्लू पूछने सर लड़के लड़का, तो जो ये अपने पापा से पूछो, जो तुम्हें पापा उत्तर देंगे, ठीक है, वही उत्तर है। अपने अब्बा जान से पूछो जाके, अब टिल्लू। हाँ चलो, गजब सुताई होता है, हुआ था गजब था। टीचर पेज गिन रहा था, क्या याद तो नहीं था लेकिन मारा काफी उसने, इतना तो याद है, इतना तो याद रहेगा। चलो, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि प्रीएम्बल बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ था, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूएसए, बस अभी के लिए सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ दिस इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप, दिस इज द आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो प्रीएम्बल है, ठीक है, जो प्रीएम्बल है, इट स्टार्ट्स विद द लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट एंड्स विद कि हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अस द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके बीच में ये हमें 4 चीज़ों के बारे में बताता है। आवर प्रीएम्बल tells about the 4 important things, or we can say there are 4 themes of the preamble of our constitution. The first theme here is the talks about the source of constitution. Source of constitution. किस चीज का सोर्स? सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? वो है भारत के लोग। मतलब ये है कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे बाबा टिल्लू है भी, ठीक है, एक सेकंड, या काफ़ी लोग होते हैं कुछ भी क्लास में से कमेंट करके चले जाते हैं। क्यों? ये सारी टीचर्स को फेस करना पड़ता है कि कुछ भी कोई भी कमेंट लिख के चला जाता है ना। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सोर्स ऑफ पावर। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर? कि क्या उखाड़ लेंगे हमारा क्या उखाड़ लेंगे? आप अगर ऑफलाइन में बैठे हो तो ऑफलाइन में क्या है कि इनकी डैश हो जाएगी, ठीक है, डैश जाएगी ये बोलने से पहले, है ना। लेकिन वहाँ पर भी आपने कभी ऑफलाइन क्लास लिया होगा स्कूल में, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के होते थे बाबा टिल्लू टाइप या फिर इस तरह के जो पत्रव करते थे, जो कुछ भी बोल देते थे, करते थे कि नहीं करते थे। और फिर आपने देखा कि अगर कोचिंग वगैरह में कभी टीचर का डांट भी दे दे, टीच मार भी दे, तो क्या करते थे ऐसे स्टूडेंट? मिलना तुम बाहर। हमारे यहाँ एक टीचर के साथ ऐसे ही आता, ठीक है, तो मिलना तुम बाहर। क्यों? हमारे चाचा विधायक हैं, जानते नहीं हो तुम हमें, हमारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सोर्स ऑफ पावर क्या है? समझ रहे हो? सोर्स ऑफ पावर कहाँ से निकल के आ रहा है? सिमिलरली तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी पावर मिल रही है, उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है? भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। द सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। Okay, this is the first thing. Then, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. What is this? This is the nature of our constitution. हमारे संविधान का नेचर बताता है कि हमारा संविधान जो है किस तरह का है, ठीक है। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ओके, अभी इन पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, दिस और दीज 4 आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन और वांट्स टू अचीव, or what our constitution makers wanted to achieve through this constitution. So these are the 4 objectives, and this is the fourth and the last theme of the part or the component of our preamble, which talks about the date of adoption of constitution. Date of adoption of constitution. संविधान को हमने जब adopt किया उसकी डेट लिखी। आई थिंक फर्स्ट कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट को भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या मतलब है, और ये लास्ट कंपोनेंट में तो मैं क्या ही बताऊंगा, ये तो पहले देख चुके हैं कि भाई हमने अपने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, एंड द डेट वाज 26 नवंबर ऑफ 1949, एंड हमने इसको एनफोर्स कब किया था। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए लागू कब किया था हमने। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजन, जैसे प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, प्रोविजन पार्लियामेंट इलेक्शंस, वो हमने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को एनफोर्स कर दिया था, लागू कर दिया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल वाज एनफोर्स्ड या फिर लागू हुआ था 26 जनवरी। पता नहीं क्या कीड़ा टाइप है ये, इसी टाइम सामने आता है, आंखों के सामने घूमता रहता है भाई, क्या दिक्कत है इसके साथ, क्या फिर डिस्टर्ब करता है भाई ये रोज। खैर, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया, दैट इज एनफोर्स किया। एंड क्यों किया उसके पीछे रीजन सारी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण स्वराज एंड एवरीथिंग। नाउ अब हम एक एक करके इन वर्ड्स पर डिस्कस करते हैं, और एक चीज जो हमने कल क्वेश्चंस नहीं किए थे तो आज की क्लास में करेंगे, प्रीएम्बल के तो करेंगे, प्लस कल वाली जो क्लास के क्वेश्चंस है वो भी हम आज करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड वी हैव टू डिस्कस इज सॉवरेन। ओके, सॉवरेन। व्हाट डज दिस वर्ड सॉवरेन मींस? सॉवरेन मींस वी एज अ कंट्री आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजंस, एंड नो वन कैन डिक्टेट टू अस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इन सिंपल वर्ड्स इज सॉवरेन। ओके, जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे, ठीक है, जब हमें ब्रिटेन रूल कर रहा था तब वर वी सॉवरेन? नो, क्योंकि ब्रिटेन हमारे डिसीजंस ले रहा था। व्हेन वी आस्क्ड फॉर द डोमिनियन स्टेटस, अगर आपको नहीं पता डोमिनियन स्टेटस क्या है तो मैं बताता हूं आपको। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है, एक्चुअली में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि काफी टाइम तक हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो दैट आस्क्ड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। उसने डोमिनियन स्टेटस की मांग उठाई थी, बाद में वो लाहौर के सेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई गई थी, बट उससे पहले डोमिनियन स्टेटस ही चल रहा था। डोमिनियन स्टेटस या फिर अगर आपने बाल गंगाधर तिलक का वो स्टेटमेंट सुना कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो स्वराज मींस काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, जहां पर कि
स्वराज मीन सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मीन्स कि भाई हम अपने लिए लॉज बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हाँ हम अथॉरिटी एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटेन की किंग या क्वीन का, यानी कि आप लोग ही रूल करो, हम आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन रूल एंड एवरीथिंग सब कुछ हम अपने लिए, रूल लॉ सब बनाएंगे अपने लिए। दैट इज सेल्फ रूल, दैट इज स्वराज। डोमिनेट स्टेटस ऐसा हमें कभी मिला नहीं, हमें डायरेक्टली पूर्ण स्वराज मिला, हमें डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली, लेकिन डोमिनेट स्टेटस में भी हम खुद को सॉवरेन नहीं बोल सकते, बिकॉज़ समवन एल्स वुड बी डिक्टेटिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इन व्हिच टीटी टू एंटर, इन व्हिच टीटी नॉट टू एंटर। अब हमारे पास इंडिया इज मेंबर ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आईएमएफ, बहुत सारे, तो कॉमनवेल्थ भी हो गया अगर हम देखें तो, है ना, इंडिया एज अ मेंबर। तो ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंडिया अपनी मर्जी से राटिफाई किया ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जोर जबरदस्ती कर रखी नहीं कि आपको इसका मेंबर बनना ही होगा, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी, और जब इंडिया चाहे तब इससे क्या हो सकता है, तब इससे वापस आ सकता है, मतलब इससे बाहर निकल सकता है। तो काइंड ऑफ हमारे लिए अपने डिसीजन लेना, वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक इट, दैट मींस सॉवरेन। ठीक है, देन आते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज सोशलिस्ट। अगला वर्ड है सोशलिस्ट। ठीक, सोशलिस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? क्योंकि सोशलिज्म बड़ा ही, ये जैसे है, एम्बिगुअस नहीं है मीनिंग में, बड़ा सिंपल है, बट दिस इज वेरी एम्बिगुअस इन नेचर। रीजन इज बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो जन्म है, वो जो आइडिया है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स वाज द पर्सन जिन्होंने इस पर्टिकुलर सोशलिज्म की थ्योरी को के बारे में बताया था। क्यों बताया था? बिकॉज ही वांटेड अ क्लासलेस सोसाइटी, ही वांटेड अ क्लासलेस सोसाइटी, he wanted for that he wanted a stateless society, because his ultimate goal was communism and that can be achieved through socialism। मतलब क्लासलेस सोसाइटी का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि जहां पर रिच, पुअर, मिडिल क्लास, इस तरह से कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट कि रिच, अल्ट्रा रिच, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, तो इस तरह का नहीं है। ये होती है कि एक जो है क्लास सोसाइटी में, ठीक है, काफी सारी क्लासेस सोसाइटी में, तो ये इनको एक इस तरह की सोसाइटी नहीं चाहिए थी। एंड साथ ही साथ स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए थी। स्टेटलेस का मतलब है वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट। वो कैसे अचीव कर सकते थे मार्क्स जी के अकॉर्डिंग? तो उन्होंने रेवोल्यूशन के लिए बोला। किसको? वर्कर्स को। वर्कर कौन है? जो इन रिच क्लास के लिए वर्क कर रहा है, जो इन प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी को या फिर प्राइवेट ओनर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, वो है वर्कर्स। वो कौन है? वो वर्कर्स हैं जो ज्यादा है नंबर्स में। मार्क्स के हिसाब से प्राइवेट ओनर ही पूरा प्रॉफिट रखता है, और इन लोगों को जो वर्कर्स होते हैं, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बड़ी गंदी होती है, बिकॉज दे गेट अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ व्हाट अ बिगर चंक इज मेड बाय दीस प्राइवेट ओनर्स। सो फॉर दैट ही आस्क्ड दी वर्कर्स कि भाई तुम रेवोल्यूशन पे आओ, तो विद्रॉ करो। क्या होगा उससे? इनसे छीनो, इनको टॉपल डाउन करो, ठीक है, इनको टॉपल डाउन करो, और इनका जो प्रॉपर्टी, इनका जो वेल्थ है उसको लो अपने कंट्रोल में एंड डिस्ट्रीब्यूट करो। या फिर इसका एक ट्रांजिशन फेस है कि इनका अपने अंडर में लो, और उसके बाद ये स्टेट के हाथ में जाएगा। मतलब इनको एक तरह से तुम पहले टॉपल डाउन करो, इनको हटाओ उनके पावर से, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी। देन गवर्नमेंट विल स्टार्ट डूइंग व्हाट? इट विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दी वेल्थ। वो धीरे धीरे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगी इन वर्कर्स के बीच, और धीरे धीरे वो गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा। देन फाइनली वी विल अचीव कम्युनिज्म व्हिच इज अ क्लासलेस एंड अ स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। हाउएवर इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, जो अगर हम प्रियम्बल में देखें, ठीक है, क्या यही मीनिंग है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यही चाहते थे, हाँ, कि गवर्नमेंट एट द एंड हमारा गोल है कि गवर्नमेंट ही ना रहे? ऐसा तो नहीं चाहते होंगे, बट देयर इज अ स्लाइट कैच हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये वर्ड रखा ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, है रखा ही नहीं था। जी हाँ, दिस वर्ड वाज एडेड लेटर ऑनवर्ड्स इन द ईयर 1976। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इस वर्ड को जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट वर्ड को। तो मतलब ये है कि इट वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाद में ऐड किया गया, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, बट नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस वर्ड हैज बीन इलैबोरेटली डिस्कस्ड। बस ये वर्ड मेंशन्ड है सोशलिस्ट। ये तो नहीं हो सकता इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, तो फिर इतना मोटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या थी अगर गवर्नमेंट को रखना ही नहीं है तो इंडिया में मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, इन द सेंस कि वो इनइक्वालिटी को रिमूव करेगा और इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। किस तरह से इक्वालिटी को प्रमोट करेगा? किस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, किस तरह से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा? मटीरियल जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मटीरियल जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ हाथों में नहीं चले जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करेगा। जैसे कि वो टैक्स लगाएगा, जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग बहुत अर्न कर रहे हैं, उनको बहुत टैक्स लगाया जाएगा, और उस पैसे से वेलफेयर किया जाएगा। किसके लिए? जो नीचे तबके में सोसाइटी में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए। इट विल नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई कि भाई हमें मतलब नहीं है कि आप किस तबके में हैं, आप अपना अपना देखो। नहीं, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? इट वुड टैक्स द रिच एंड इट वुड डिस्ट्रीब्यूट। हम देखते हैं कि भाई इतनी सब्सिडीज होती हैं, है ना, और कितनी स्कीम्स चलती रहती हैं, महिला ये योजना, महिला वो योजना, सारी चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है ना, लाडली बहना योजना। तो ये सब कैसे चल पा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट इज टैक्सिंग द रिच और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो नीचे तबका है उसमें। फैटमैन बुक इज इनफ फॉर सीरियस? नो, फैटमैन बुक इज इनफ फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर एग्जाम इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी रोज रोज का वही क्वेश्चन आ गया, कोई एक आएंगे भाई साहब पूछेंगे फैटमैन बुक इज इनफ फॉर सीरियस, जबकि रोज मैं आंसर कर रहा हूं जब से ये बैच स्टार्ट हुई है। रोज कहां है ये? दिस बुक इज इनफ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, यू कैन बिकम आईएएस। ठीक है, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सबके लिए किताब है। ठीक है, अभी यहां तक किसी को डाउट तो बता। ठीक, तो यहां पर क्या है? सोशलिज्म कार्ल मार्क्स वाला नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट will play a role of mediator, ठीक है, in removing these different classes in the society. Now the next word is secular. What do we mean by secular? Again, this word was not the part of our original constitution. इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब होता है, दो मतलब होता है, एक तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है और एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है, ठीक है, और एक न्यूट्रल भी हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है व्हेन द स्टेट इंटरफेयर्स इन द रिलीजियस मैटर्स, ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया। नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज व्हेन द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर्स इन रिलीजियस मैटर्स। आपको मस्जिद बनानी है, आपको मंदिर बनाना है, आपको क्या करना है, हमें परवाह नहीं है, करो जो करना है। यूएस है, लेकिन इंडिया में है। इंडिया की सब्सिडी टू हज जो हमारी यात्रा में जाते हैं, इंडिया कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होता है उसको फैसिलिटेट करता है, इंडिया अमरनाथ की जो यात्रा होता है ऐसा नहीं कि जाओ हमें मतलब नहीं, जो करना करो। इंडिया इंटरफेयर्स इन दी रिलीजियस मैटर्स, ये सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है जहां पर हर धर्म को मान्यता है, एवरी रिलीजन इज गिवन इट्स प्लेस
ठीक है, हर धर्म को मान्यता दी जाती है, अनलाइक द अनसेक्युलर कंट्रीज लाइक, हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज को ले लो, पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान खुद को बोलता है, इसकी नींव ही उसी मुद्दे पे रखी है, सेक्युलरिज्म पे तो रखी नहीं है। ये बनाई किस लिए कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं कभी, तो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएगा क्या पाकिस्तान? खुद ही सोचो। तो इस्लाम में क्या है, नेपाल की अगर बात करेंगे तो देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र है एक तरह से। अगर आप भूटान में जाएं, श्रीलंका में जाएं, म्यांमार में जाएं, बुद्धिस्ट हैं ये। चाइना का अपना स्पेशल केस है, चाइना तो भैया अथीस्ट है, यहाँ पर ज़्यादातर जो जनता है वो अथीस्ट है, ज़्यादातर जनता क्या है, अथीस्ट है यहाँ पे, कि भैया इसको न्यूट्रल फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म बोल सकते हैं क्या, कि भाई आपको कुछ फॉलो नहीं करना ये सारी चीज़ें, जैसे फ्रांस हो गया। क्योंकि एक्चुअल में है क्या, चाइना खुद को कम्युनिस्ट कंट्री मानता है, और कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज़ लाइक ओपीएम फॉर द मासेस। ये मार्क्स के स्टेटमेंट है कि जो धर्म होता है वो जनता के लिए नशे का काम करता है, रिलीजन इज़ लाइक ओपीएम फॉर मासेस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल काफिरों को उड़ा दो, क्या होगा उससे? जन्नत में जाओगे, फिर जन्नत में क्या होगा, हूरें होंगी, बस। तो क्या है वो, जो आका लोग बैठे हुए हैं उनको तो सब पता है भाई कौनो जन्नत और कौनो हूरें हूरें छोड़ के थोड़ी ना है वहाँ पे। ये हर धर्म है, हर धर्म है, एवरी रिलीजन, ठीक है, तो कोई छोड़ के थोड़ी ना है वहाँ पे। लेकिन इससे क्या होगा, मासेस को बस बोल दो, ये अपने आप नशे में आ जाएंगे, वो नशे में आ जाएंगे और वो कुछ भी करेंगे फिर उसके बाद, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब तो जैसे कि सब तो लिखा है पहले से, डेस्टिनी इज प्री रिटन, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, जो होना है सो तो होके ही रहेगा, तो हम क्यों ही फिर कुछ करें? आदमी बैठा हुआ है आराम से, कुछ कर ही नहीं रहा, क्यों? सब तो पहले से लिखा हुआ है, क्या करेंगे करके। या फिर जो अमीर लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं, अच्छा तो फिर हम भी बैठते हैं फालतू में, क्यों मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो दिस इज़ काइंड ऑफ, तो मार्क्स कैसा कहना था कि भाई रेवोल्यूशन करना है तो इस धर्म को पहले तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो लोग रेवोल्यूशन करेंगे नहीं। तो चाइना है खुद को मतलब अथीस्ट, धर्म को फॉलो नहीं करता। फ्रांस में आप रिलीजन फॉलो करिए लेकिन चार दीवारी के अंदर, बाहर बुर्का पगड़ी तिलक और ये सब भगवा कुछ दिखना ही चाहिए, ये सब आपके घर के अंदर, बाहर आपको एज ए न्यूट्रल पर्सन रहना। तो ये थोड़ा न्यूट्रल फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म में बोल सकते हैं, क्लियर है? तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट आर नेबरिंग पाकिस्तान, ये सब नेपाल वगैरह सब नहीं है सेक्युलर। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर हर धर्म को मान्यता दी हुई है। और अगेन ये इसके दो तरह होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है रिलीजियस मैटर में, जैसे इंडिया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स कोट किए। नेगेटिव में वो नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर यूएस है, ठीक। अब आते हैं डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डज डेमोक्रेटिक मीन? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, वैसे लिंकन जी ने इसके काफ़ी तक बढ़िया डेफिनेशन दी थी, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एक तरह से रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा क्या हो रहा है, रूल हो रहा है। अब लोग जो हैं डायरेक्टली रूल कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली रूल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कैसे? डायरेक्ट रूल जहां पर लोग करते हैं उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां इनडायरेक्टली रूल करते हैं उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्लियर। अब डायरेक्टली रूल कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ स्विट्जरलैंड, कोई भी पॉलिसी पे डिसीजन लेना होता है, कोई भी पॉलिसी में डिसीजन अगर लेना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आएगा कि नहीं आएगा? जो मान लो कि जो हमारा CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? इस पे अगर लोग डिसाइड करें, लोग डिसाइड करने लग गए कि हाँ होगा, तो इम्प्लीमेंट क्या जा रहा है, बोल रहे नहीं होगा, मेजोरिटी बोल रही नहीं होगा, मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा लोग, हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं तो अगर एक डिवाइड बाई 2+1, दिस इज कॉल्ड एज मेजोरिटी। तो 51 लोग अगर बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए तो हो रहा है, 51 लोग बोल रहे हैं फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो नहीं हो रहा। दैट इज़ पॉलिसी, दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? डू वी आर वी आस्क्ड
व्हेन देयर इज़ अ काइंड ऑफ बिल पास्ड कि भाई ये बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो तो मोदी जी पूछ लेते हैं ऐसे ही जनसभा में, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको ये पता है कि भाई हमारे कहने या ना कहने से बिल पास नहीं होते हैं, तो कहाँ पास होते हैं? पार्लियामेंट में। हु पासिस इट? एमपीज और एमएलए, सांसद और विधायक लोग करते हैं। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया, यूके, यहाँ सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? हेयर नॉट पीपल डायरेक्टली डिसाइड कि इन द पॉलिसी मेकिंग, आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल डिसाइड सो। हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, जो राज्य के विधान मंडलों में बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारे लिए कि ये बिल पास होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर ये तो रूल बाय द पीपल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनको हम ही तो चुन के भेजा है, या फिर कहीं और से आए वो टपके हैं, या फिर किसी अपने आप आके बैठ गए वहाँ पे। हम ही नहीं तो बोला कि तुम जाओ, यहाँ से तुम जाओगे, यहाँ से तुम जाओगे, यहाँ से तुम जाओगे। हम ही ने भेजा है ना, और हमारे लिए वो डिसीजंस ले रहे हैं। क्यों? अब तुमको लगता है 125 करोड़ जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा एक एक करके कि भैया करें कि ना करें इसको? पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डज दैट मेक सेंस? फैटमैन हिंदी में कब आएगी? कल आपको अनाउंसमेंट होगा 6:30 बजे के टाइम, ठीक है? 6:30-7 बजे के टाइम। समझ गए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे आए हैं अभी, ठीक? रिपब्लिक पे आते हैं। व्हाट डज रिपब्लिक मीन्स? रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट is elected. He may be directly elected or he may be indirectly elected. जहां पर जो मुखिया है, देश का जो मुखिया है, वो लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा चुना गया है, ना कि अपने आप इसलिए बैठ गया क्योंकि उसके पापा बैठे हुए थे यहाँ पर, उसकी मम्मी बैठी हुई थी यहाँ पे। हाँ, तो ये थ्रोन नहीं है जो पास होगा। रिपब्लिक वो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे तो यूके इज नॉट अ रिपब्लिक। यूके, दैट इज ब्रिटेन, इज नॉट अ रिपब्लिक। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है? ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास, दो इट इज़ अनरिटन। कल हमने पढ़ा था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब क्या होता है वो भी समझा था। बट मोनार्की है। मोनार्की क्यों है? क्योंकि किंग और क्वीन का सिस्टम चलता है यहाँ पे। राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी की बेटी फिर अगली रानी। अभी इंडिया में तो नहीं ना कि द्रौपदी मुर्मू की जो बेटी हैं वो ही अगली प्रेसिडेंट बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि वो द्रौपदी मुर्मू की बेटी हैं, इसलिए चुनाव लड़िए, आइए। अगर अब सर द्रौपदी मुर्मू को तो हम लोग तो चुनते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो वोट देते नहीं हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को तो वो हमारे जो सांसद और विधायक लोग हैं वो वोट देते हैं। तो तभी तो मैंने बोला कि जो ये रिपब्लिक है ये दो तरह का हो सकता है, या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट तब मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड तब होता है, मतलब इस तरह का कुछ टर्म नहीं होता डायरेक्ट रिपब्लिक, इनडायरेक्ट रिपब्लिक। ना, मैं बता रहा हूँ बस आपको कि इलेक्टेड होना चाहिए हेड। वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी। एग्जाम्पल डायरेक्ट में आता है यूएसए। जो डोनाल्ड वही हैं हमारे, डोनाल्ड ट्रंप, वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो हेड है, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। भारत के राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने वोट किया है, तब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है। बट इलेक्ट तो हमारे द्वारा हुए हैं ना एक तरह से, भले इनडायरेक्टली हुए हों, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने इलेक्ट किया है मुर्मू जी को, उनको हमने इलेक्ट किया है इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या चलता है यूके में? किंग क्वीन इस तरह से हेरिडिटरी है भैया, हेरिडिटरी है। इंडिया में हेरिडिटरी नहीं है पोजीशन।
या यूएसए में हेरिडिटरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का लड़का ही अब अगला प्रेसिडेंट बनेगा, या हमारी द्रौपदी मुर्मू की जो बेटी वही ही बनेगी। बनना है तो चुनाव लड़ी है, इसलिए नहीं कि क्योंकि आपके फादर या मदर थे हेड तो इसलिए आप हेड बन जाएंगे। ये होता है रिपब्लिक का मतलब। अब आते हैं, तो ये हम समझ गए नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस। जस्टिस है पहली बात। तो जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स लिए हैं वो हमने बोरो किए हैं कहाँ से? बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो अभी प्रेजेंट में रशिया है, जो पहले यूएसएसआर होता था। कितने प्रिंसिपल हैं? 3 प्रिंसिपल हैं। जस्टिस 3 तरीके का दिया हुआ है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट डू वी मीन बाय इट? सोशल जस्टिस अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारी जो सोसाइटी थी, अगर हम देखें बहुत पुराने टाइम से, तो इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र डिवाइडेड थी। अभी भी अगर देखें तो बहुत हद तक है, तो कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ब्राह्मण का काम क्या है, कि भाई ब्राह्मण जो सबसे टॉप वर्ण है वो ब्राह्मण है, उनका काम है कि वो जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनको पढ़ना, रिसाइट करना, वो सारी चीज़ें। क्षत्रिय का काम है कि वो क्लैन को प्रोटेक्ट करना, वैश्य का काम है कि ट्रेड करना, शूद्र का काम है कि ऊपर के जो 3 वर्ण उनको सर्व करना, मैनुअल काम करना। जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आज तक भी, मतलब अब तो धीरे धीरे काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो आगे चलती चली आई, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस वर्ड को रखा सोशल जस्टिस। मीनिंग कि भाई ये सारी चीज़ें हमें हटानी है, क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। हमें सोसाइटी से ये हायरार्की सिस्टम को ख़त्म करना है, हायरार्की को ख़त्म करना है। वी हैव टू एंड दिस हायरार्की। ठीक है, जैसे कि चतुर्वर्ण सिस्टम ये बोलता था कि जैसे अगर आप शूद्र हैं, ठीक है, क्यों हैं? क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। आप मान लो कि आप वैश्य हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका बेटा जो है क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर आपका बेटा अब संस्कृत टेक्स्ट पढ़ रहा है, उनको रिसाइट कर रहा है, तो वो ब्राह्मण बन गया। दिस इज चतुर्वर्ण सिस्टम कि आपका जो क्लैन है वो आपके काम से डिसाइड होगा, ठीक है, ना कि हेरिडिटरी होगा, जो बाद में हेरिडिटरी हो गया। वो हम एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ अर्ली वैदिक एज और लेटर ऋग वैदिक एज जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक तरह से क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है, अगेन वही चीज़ है कि भाई इकोनॉमिकली जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो नीचे हैं, जो पुअर हैं, तो पुअर रिच में इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पुअर को अलग तरह से ट्रीट किया जाए, रिच को अलग तरह से ट्रीट किया, सबको सेम तरह का जस्टिस मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है, अगेन पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है, 18+ सब वोट कर सकते हैं, एवरी अडल्ट कैन वोट। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस कि हर किसी को पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। सर 17 की उम्र वालों को तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल ग्राउंड्स में है कि भाई हम ये मानते हैं कि 18 होते ही आदमी की जो दिमाग की बत्ती है वो जल जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, वो डिसीजंस अपने ले सकता है इंडिपेंडेंटली। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट, ही और शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे है, अब नॉर्मल ग्राउंड्स में नहीं है, ऐसे आर्बिट्ररी ग्राउंड्स पे नहीं है कि बस हम ऐसा मानते हैं कि कल से अगर बोल दिया जाए कि सिर्फ आदमियों के पास वोट करने का अधिकार है, औरतों के पास नहीं। दैट डजंट मीन कि भाई औरतों के पास दिमाग नहीं है। तुमको लगता नहीं है? ना होता तो भाई आदमी टैंकर में बंद हो जाता, बताओ है, मार के उसको टैंकर में बंद कर दिया जाता, या फिर उसको हनीमून पे ले जाके वहीं पर उसको ही फिनिश कर दिया जाता। ऐसा होता नहीं होता। तो भाई ये अगर हो जाएगा तो वो आर्बिट्रेरी ग्राउंड होगा, लॉजिकल ग्राउंड नहीं होगा। शायद आप समझ पा रहे हैं। ये 61st अमेंडमेंट है। पहले ये मानना होता था कि 21 की उम्र में दिमाग की बत्ती जलती है, और फिर बाद में 18 हो गया। वो हम पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ये जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 61st अमेंडमेंट से डिक्रीज़ हुई। ठीक है,
तो वो आर्बिट्री का। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बता जल्दी से, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्या है हमारा? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये जो तीनों है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री हैव बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर फ्रांस से बोरो किया हमने। फ्रेंच रेवोल्यूशन में तीनों चीज़ें निकल के आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, वॉट अबाउट मैरिज एज लिमिट? हाँ, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है ना, वहाँ पर भी लॉजिकल ग्राउंड है, क्योंकि फिजियोलॉजी भी अगर हम देखें तो जो एक फ़ीमेल होती है उसकी फिजियोलॉजी, सेक्सुअल अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, वो मेल से पहले डेवलप होने लगते हैं। वो ग्राउंड है वहाँ पर एज ऑफ मैरिज का, अगर बात करें कि लड़कियों का क्यों कम होता है, लड़कों का क्यों ज़्यादा होता है। इंदिरा नील बनर्जी है, तो आप ये कर सकते हो कि उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये विल गेट द न्यू वन, आप उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, चलो ओके। तो अभी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की? आपको कुछ भी सोचने की, खुद को एक्सप्रेस करने की। हम कुछ भी पहने, कौन होता है हमें रोकने वाला? हम कुछ भी सोचें, हम कहीं भी घूमें, किसी के भी साथ घूमें, कौन होता है हमको रोकने वाला? चाहे अपने कल्चर की ऐसी की तैसी कर दें, कौन होता है हमें रोकने वाले का? चाहे जो हमारे संस्कार उनकी ऐसी की तैसी, कौन होता है हमें रोकने वाला? यही होता है फिर, ना रोको तो जो हो रहा है अभी। ठीक है, लिबर्टी इज़ गुड, लेकिन लिबर्टी विदाउट लिमिटेशंस, हाय, फिर तो यही होता है कि टब में भर देना और कहीं जाके उड़ा देना। इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ जेंडर्स। ठीक है, चाहे वो लड़के हों, है ना, या फिर लड़कियां हों। लिबर्टी विदाउट एनी लिमिटेशंस इज़ वेरी डेंजरस। तो लिबर्टी के नाम पे तो वो खैर अलग तरह की लिबर्टी है, जो हमारे आजकल के छपरी एंड जो हैं, ठीक है, चुन्नू एंड मुन्नूस, वो जो बोलते हैं, ठीक है, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की हम कुछ भी पहने और ये वो लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का वो नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट की लिबर्टी देना चाहते थे कि आप सोचें, गंदी चीज़ें नहीं। तो वो कुछ भी आप सोचें कि भाई किस तरह से हम कंट्री को और आगे ले जा सकते हैं, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी अपने आइडियाज़ हो सकते हैं। उनको थोड़ी ना पता था कि ये सोसाइटी इंस्टाग्राम वाली सोसाइटी बन जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो बहुत अच्छी चीज़ इन्विजन करी थी, काफ़ी लोग चल भी रहे हैं उस पर। बिलीफ, किसी पे बिलीफ रख सकते हैं, किसी पे फेथ रख सकते हैं, किसी की चीज़ की वर्शिप कर सकते हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इक्वालिटी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। मीन्स शॉर्ट मतलब लिबर्टी तो आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, है ना। किन किन चीज़ों की? तो 5 चीज़ों की। जस्टिस, जैसे हमने पढ़ा था 3 प्रिंसिपल्स हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो लिबर्टी 5 प्रिंसिपल हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी के 2 प्रिंसिपल्स हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि भाई रिच और पुअर के बीच में स्टेटस का बहुत बड़ा गैप आ गया, वाइड गैप आ गया, तो उसको नैरो करना है। और अपॉर्चुनिटी का भी इक्वालिटी होना चाहिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हाँ आप इंडिया के हेड बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, इस तक की आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, यानी कि हमारे आपस में हारमोनी होनी चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए। वी शुड ट्रांसेंड ऑल दीज थिंग्स कि भाई अच्छा तुम इस कास्ट से हो, अच्छा तुम नॉर्थ ईस्ट से हो, हम अच्छा कि तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, अच्छा तुम साउथ इंडिया से हो, ठीक है। अच्छा हैं, वी हैव टू ट्रांसेंड देम, वी हैव टू राइज अबाउट दैट, एंड वी हैव टू हैव अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेटर्निटी। ठीक है, क्योंकि हम सब वी आर ऑल आर बाइंडेड with a common what we can say, with a common
मोटिव, और हम बोल सकते हैं कि कॉमन हमारा एक आइडेंटिटी है विद अ कॉमन आइडेंटिटी, एंड दैट आइडेंटिटी इज कि वी ऑल आर इंडियंस। तो हम सब में भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी एंड द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले ये इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था, अगेन इसको बाद में जोड़ा गया। अब ये बाद में जोड़ा गया का मतलब क्या हुआ, तो काफ़ी सारे यहाँ पर क्या हुए केसेस निकल के आए। सबसे पहले ये बात छिड़ी बेरूबारी यूनियन केस में। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस में ये बात सामने निकल के आई कि क्या इज़ दी जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और क्या उस पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये केस है 1960 की, बात है 1960 का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नो, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया सकता, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। देन आपका केस हुआ दैट इज कॉल्ड एज केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस बहुत फेमस केस है, हम पूरी पॉलिटी में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया, जो कि वो बिल्कुल कर सकता है, कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड हेंस इज अ इंडिया लिख रहा हूँ, इज अ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and hence it can be amended, hence it can be amended, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी वजह से फिर कंसिडरिंग दिस 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान में 42वीं बार संशोधन किया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, एंड 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड, 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड। 3 नए शब्द कौन से थे ये? 3 नए शब्द वही थे जो आप अभी मैंने आपको बताया, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। ठीक है, यानी ओरिजिनली दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। किसी कोई डाउट? देन इसी चीज को रीअफर्म भी किया गया था, ध्यान रखना, इट वाज रीअफर्म्ड फर्दर इन LIC वाला जो केस हुआ था, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो LIC केस बस याद कर लो, जो 2000 आपका 2000 बोलो 1995 में हुआ था। यहाँ पर उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया, यानी कि आपको याद क्या रखना है कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। येस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जब प्रियम्बल में अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ लिखवाऊंगा कि 42nd अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बात ये निकल के आई कि इज प्रियम्बल जस्टिसिएबल, क्या जो प्रस्तावना है हमारी, जो प्रियम्बल है, इज प्रियम्बल जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि विल द कोर्ट ऑफ लॉ विल गिव जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू इट। मतलब मुझे अगर लगा कल को कि आई एम नॉट गेटिंग दिस सोशल जस्टिस और आई एम नॉट गेटिंग द इकोनॉमिक जस्टिस, कैन आई गो टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड आस्क, तो आर कोर्ट्स बाउंडेड टू गिव मी द जस्टिस विद रिगार्ड टू व्हाट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में क्या कोर्ट जो है वो बाध्य है मुझे न्याय देने के लिए? द आंसर इज नो। सो प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, वो वाद योग्य नहीं है, प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, बट रिमेंबर इट
facilitates, but it facilitates courts to interpret our constitution. मतलब कि अगर कोई केस इस तरह का आ जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने, तो प्रियम्बल एक गाइड के तौर पे एक्ट कर सकता है कोर्ट के लिए. कैसे? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. आप में से कितने लोगों ने केएस पुट्टास्वामी केस का नाम सुना है? केएस पुट्टास्वामी केस का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए आप लोग, बस हाँ या ना. और अगर ये बता सकते हैं किससे संबंधित है, तो केएस पुट्टास्वामी जो केस है ये किससे संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी से, है ना. केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, जो आधार से संबंधित था, ये जो केस था, ठीक है, ये 2017 का केस था जब आधार बिल लाया गया था. और केएस पुट्टास्वामी जी का कहना था कि ये जो आधार बिल है ये क्या है? क्या है ये? रेज द क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी. यस. तो जो आधार बिल है, ठीक है, तो जो आधार एक्चुअल में बिल आया गया था, ये पास हुआ था, तो केएस पुट्टास्वामी जी का कोर्ट में कहना था कि भाई इट वॉलेट्स आवर प्राइवेसी, मतलब लोगों की प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है. कोर्ट ने 9 जजेस बेंच बैठाई और ये बात को बोला कि हाँ बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली गई, एंड दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच स्टेट्स दैट कि राइट टू प्राइवेसी है माना. आर्टिकल 21 में पहली बात तो कहीं लिखा नहीं हुआ राइट टू प्राइवेसी, बट इसी पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी वही फंडामेंटल राइट है. बट जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. कोई फंडामेंटल एब्सोल्यूट नहीं है, हर फंडामेंटल राइट की बाउंड्री होती है, एक लिमिटेशन होती है. तो इसकी भी लिमिटेशन राइट टू प्राइवेसी, एंड दैट इज कि यहाँ पर आपकी जैसे प्राइवेसी है उसको खतरा पहुंचाना कहीं उद्देश्य नहीं है सरकार का. यहाँ पर ये मकसद है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, सही लोगों तक पहुंच सकें, इसलिए इस आधार बिल को लाया गया है, आप लोगों के भले के लिए लाया गया इसको. तो यहाँ पर जो प्राइवेसी है इट वुड कम सेकेंडरी. फोन टैपिंग करना, अब फोन टैपिंग अगर ऐसी नॉर्मली गवर्नमेंट किसी की भी कर रही है, इट इज वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी. लेकिन अगर मान लो कि किसी ऐसे इंसान, मान लो सोनम रघुवंशी कर रही है तो इट इज नॉट वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि वो जरूरी है उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ फोन टैपिंग करी जा सकती है. समझ आप भावनाओं को. तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, डज दैट मेक सेंस? यस, रिसेंटली केएस पुट्टास्वामी पास्ड ऑल्सो, और ये न्यूज़ में भी था. 2017 केस है, अभी आई थिंक अक्टूबर की बात है, अक्टूबर पिछले साल की. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ, जैसे कि हमारे, तो हाँ, तो क्या है कि भाई डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो यहाँ इस चीज़ का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन लिया कि भाई आप डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई राइट टू प्राइवेसी कहाँ लिखा है आर्टिकल 21, आप कैसे कह सकते हो? सुप्रीम कोर्ट से बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इधर देखो ये प्रियम्बल है ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल लिखा हुआ है, तो डिग्निटी में राइट टू प्राइवेसी भी आता है, आप किसी की प्राइवेसी हर्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को इंटरप्रेट किया. लेकिन ध्यान रखना, इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ना तो ये सरकार को कोई कुछ करने की शक्ति देता है, ना तो सरकार को कुछ ना करने की शक्ति देता है. नहीं तो या ना तो ये सरकार को बोल रहा है कि किसी चीज़ को करने की शक्ति है तुम्हारे पास, ना तो सरकार को रोक रहा है कुछ करने से. ये तो बस बता रहा है कि हमारा संविधान कैसा है, और हमारे जो कोर्ट्स हैं वो उसकी जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं. कभी अगर उनके सामने अगर कोई केस आ जाता है, केस पुट्टास्वामी के केस में जैसे हमने देखा. क्लियर? सो इज प्रियम्बल जस्टिसेबल? द आंसर इज नो नो नो. ठीक, लेक्चर होता है हमारा खत्म. नाउ वी विल डू दी क्वेश्चंस. आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? टेल मी गाइज, आर यू रेडी और नॉट? So let us do the questions. Hey guys, do the first question, 73rd. Which of the following statements with regard to the preamble to the Constitution of India is not correct? कौन सा सही नहीं है? नहीं जरूरी है साना जी, ठीक है, नहीं जरूरी है, उसी से करिए. गोलकनाथ भी केस देखेंगे आगे हम. कल वाले भी करवा देंगे. क्वेश्चन कब कराओगे? क्वेश्चन परसों के दिन करवाएंगे, ठीक है पहले. जी आज क्या ही करेंगे क्वेश्चन करके, ये तो थ्योरी चल रही है. Which, तो आंसर क्या होगा? टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली. है डेमोक्रेटिक तो था, रिपब्लिक तो था, लेकिन सेकुलर नहीं था. Preamble contains the basic structure of the Constitution of India. By itself, the preamble is not enforceable in the court of law. तो अभी जो मैं आपको बता रहा था जो जस्टिसेबल, ठीक है, तो ये कि अपने आप से वो enforceable नहीं है, यानी कि इसके विरुद्ध आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है. ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो बाय इटसेल्फ इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये सही हमसे पूछ के रहा है, कौन सा सही नहीं है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द preamble कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस. सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि preamble को कंसीडर नहीं किया जा सकता एज एन एड, एज अ सहायता इंटरप्रेट करने के लिए संविधान को. भैया आखिरी में तो यही चीज बताई है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, तो गलत हुआ ये. पहले लिखा हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन बाद में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़ाती है, भी सही है. बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाया नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगला सवाल है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट पूछा भी. ये करेक्ट और नॉन करेक्ट वाला बड़ा लफड़ा होता है यूपीएससी क्वेश्चन, वाला ध्यान से देखा करो, ठीक है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल. बिल्कुल. द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगिनिंग. बिल्कुल बात सही है. इंटीग्रिटी वो तो बाद में जुड़ा है ना, पहले तो सिर्फ यूनिटी था. तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. अगला क्वेश्चन, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल. कौन क्या चीज को इंसर्ट किया गया था? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. यानी पहले सिर्फ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ का था, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, लेकिन अब थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ के साथ अब फेथ भी आ गया, वर्शिप भी आ गया. नहीं, पहले से ही 5 कंपोनेंट्स थे, तो गलत है. द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. बिल्कुल सही. इंटीग्रिटी वर्ड पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया. तो आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? पूछा है करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली.
व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? तो 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था, बता जल्दी से सभी लोग। मानसी, प्राचिका, शिवानी, घोष, तन्वीरी, कुंती, हेमलता, ये सब लड़कियों के आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों में खौफ का माहौल है क्या? क्यों ये डर का माहौल है क्या? इतना भी डरने की जरूरत नहीं है यार, मतलब वो ऐसी खौफ की कोई जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन, तो 26 जनवरी 1950 को सॉवरेन भी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी था, ठीक है। सेकुलर नहीं था, क्यों? क्योंकि सेकुलर को तो 1976 में जोड़ा गया था, बात चल रही है 1950 की, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला ज़्यादा सही है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि सॉवरेन भी तो था पहले 1950 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करो इसको, 138 को। लड़कियों ने क्या डरा दिया क्या हमारे लड़कों को? क्यों क्लास के लड़कों में डर का माहौल लगता है? With regard to the Constitution of India, which of the following statement is not correct? कौन सा सही नहीं है? The word socialist and secular were not originally part of the Constitution. Yes, पहले नहीं थे. The preamble states the objects of the Constitution. Okay, yes, objectives हैं. Objectives क्या हैं? Objectives हैं justice. कितने तरह का justice है? Equality कितने तरह का है? Liberty कितने तरह का है? And fraternity कितने तरह का है? जल्दी बताओ, यही है ना? और कहाँ से क्या लिया? Preamble is enforceable, तो enforceable नहीं. तो justice USSR से लिया. Social economic quality, equality दो तरह का. Status and opportunity, liberty, thought, expression, belief, faith and worship. Fraternity एक ही तरह का. ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया और ऊपर वाला रशियन. चलो भैया, तो क्वेश्चन खत्म होते हैं. अब हम जो कल वाले चैप्टर के क्वेश्चन को करते हैं. ओके, सो द पहला क्वेश्चन इज दिस, जो द फॉलोइंग इज और आर दी, दिखता तो है ना प्रॉपर तरीके से, इज और आर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं, रंगों की कोई कमी नहीं है अपने पास. इज आर सोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सोर्स है, स्टैट्यूट भी है, कस्टमरी लॉ भी है, केस लॉ भी है. बैच में कल प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सब शेयर थे पहले, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे पहले, ठीक है. नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है. कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है. Sources of revenue for the union government and the state governments are specified. Powers of union and states are specified in the constitution. Indian federalism is based on the separation of power. तो नॉट पूछा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि कल बताया था इंडिया का फेडरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, ठीक है. चेक्स, तो इंडिया में यूएसए की तरह स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, और उसके मैंने एग्जाम्पल सब कल वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है. डी होगा नॉट करेक्ट. Legislation on criminal law barring exception is a subject under the concurrent list. Bankruptcy and insolvency are subject under the concurrent list. Interstate trade and commerce is a subject under the state list. गलत होगा, क्यों? कैसे याद रखोगे? इंटरस्टेट ट्रेड है. इंटरस्टेट ट्रेड मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यूपी को एमपी से ट्रेड करना है, ठीक है, यूपी को एमपी से, तो अब ये इसके अपने अलग लॉज हैं. अगर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा तो यूपी के अपने अलग लॉज होंगे, एमपी के अपने अलग लॉज होंगे, तो फिर कैसे इंटरस्टेट ट्रेड फैसिलिटेट होगा? तो फिर उसके लिए फिर यूनियन को लॉ, मतलब फिर क्या करना है कि फिर मतलब उसको ऐसे उसमें रखना है कि भाई सब कोई लॉ बना सकता है, ठीक है. तो इंटरस्टेट ट्रेड आपका स्टेट, इसका तो डी तो बताया. चलो, तो बैंकिंग कल बताया था, यूनियन लिस्ट में बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आता है. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में और क्या क्या आता है? एजुकेशन आती है, शिक्षा आती है, फॉरेस्ट वगैरह आता है, मैरिज एंड डाइवोर्स आता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो आता है आपका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ये आपका आता है उसी में. ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट में ही आपका इंटरस्टेट ट्रेड भी आता है. एक सेकंड, कॉन्करेंट में नहीं है इंटरस्टेट ट्रेड, क्योंकि ये तो यूनियन को बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, ये तो यूनियन को लॉ बनाना पड़ेगा ना, तो यूनियन लिस्ट में आएगा ये. ओके, नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन का फीचर कौन नहीं है? जल्दी बताओ. नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंटर के पास कौन सा नहीं है, यानी कि फेडरल फीचर पूछ रहा है. कल सब पढ़ाया था डिटेल में आपको. नेशनल यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रलाइजेशन, तो लिबर्टी नहीं होगा, ठीक है, लिबर्टी. ओके, लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी किसने दी थी? लीगल पॉजिटिविज्म ये दिया था जॉन ऑस्टिन ने. होता क्या ये? तो सबसे पहला ही सवाल था कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट है, कस्टमरी लॉ है, केस लॉ है, लेकिन इसमें से ये लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि भाई जिसका एक बैकिंग हो. अब जैसे शरिया कानून है, हिंदू कोड लॉ है, उनकी कोई बैकिंग नहीं है कि भाई किसने लिखा था इसको, पता नहीं किसने लिखा था, कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बैकिंग है, ठीक है, तो वो होता है आपका लीगल पॉजिटिविज्म. जॉन ऑस्टिन ने दिया था. गवर्नमेंट बाई कंसेंट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम, ये तो आज वाले लेक्चर में होना चाहिए था ना. किसने बोला था डेमोक्रेसी मीन्स अ कंसेंट ऑफ मीन्स अ सिस्टम ऑफ, this was said by John Locke. Who amongst the following cannot, which amongst the following cannot be a feature of totalitarian regime? क्या नहीं हो सकता है? The following cannot. State, which of the following cannot? Okay, state control of the political and official personal realms of the individual life, a monopoly by means of mass one party autonomy of civil state. Which of the following cannot be a feature of totalitarian regime? तो क्या नहीं हो सकता है, बताओ दीजिए. ए और सी को तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ए और सी तो यहाँ पर तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये हैं बिल्कुल, अगर हम देखें टोटलिटेरियन, ठीक है. टोटलिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पर पूरा कंट्रोल, पूरा
रूल एक ही के पास हो, मोनोपोली वही बता रहा है, ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी के पास हो, मोनोपोली वही बता रहा है, ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्ट, 73 और 49 दोनों करेंगे। नॉट करेक्ट, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही होगा। प्राइस कंट्रोल इज सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। ओके, इंश्योरेंस ये डज नॉट कम अंडर द लिस्ट, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि डज कम अंडर द लिस्ट। प्राइस कंट्रोल है कॉन्करेंट लिस्ट में, फॉरेस्ट भी करना पड़ा था 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्करेंट लिस्ट में आया था ना, 47 करेंगे। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है, दैट इज ये एक्चुअली मैं पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये कल का टॉपिक रहेगा, कल पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, कौन सा नहीं है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नहीं, रेडिकल नहीं, कम्युनिटेरियन नहीं है, फिर नेहरूवियन नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी, बट कम्युनिटेरियन नहीं है इंडिया में। As per the state list under the 7th schedule of the Constitution of India, states have jurisdiction of the agricultural land in connection with which of the following subjects? Taxes on agriculture income, duties in respect of succession of agricultural land, या फिर estate duty in respect of agricultural land, बताओ तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा पूछ रहा है, as per the state list under the 7th schedule of the Constitution of India, states have jurisdiction of the, तीनों में होता है, ठीक है, लैंड के केस में तीनों में होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कौन सा है? क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से आपका जो स्टेट जो लिस्ट है उसमें आता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2 ओनली। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट में। क्रिमिनल लॉ कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में आता है। किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया बताइए जल्दी से? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने कहाँ से लिया? दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर दी, ओके, ये तो फिर से रिपीटेड है। नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा फीचर नहीं है? इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यस। इट स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यस। इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, किसी की सुप्रीमेसी नहीं है, हर कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपना अपना काम कर रहा है, किसी की कोई ऐसा सुप्रीमेसी नहीं है। नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से? टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन द पॉलिटिक्स, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। टू गारंटी सेट ऑफ राइट्स, ये है। टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, ये है। 128, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन, तो डिफेक्शन वाला किस शेड्यूल में दिया हुआ है? तो हमने देखा था ये किस में दिया हुआ है? 10th शेड्यूल में दिया है, जिसको कि किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? अगर आप बता सकें सर, नोट्स के लिए कौन सा बुक बाई करें? मेरे पास में लक्ष्मीकांत, हाँ लक्ष्मीकांत ठीक है, लक्ष्मीकांत ठीक है, ओके। चलो, तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था आपका 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था। 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951 से। 11th ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 से, और 6th वाला तो खैर ओरिजिनली था ही पार्ट, ओके। और इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं 11th वाले में, कितने दिए हुए? नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कौन सा सही नहीं है? बताओ जल्दी से। नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज फेडरलिज्म, तो अगेन इंडियाज फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, ये नहीं है इंडिया में, ओके। मैच करना है आपको इनको। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, रेजिडुअल पावर, अभी सोर्सेज वाला टॉपिक किए नहीं है, इसको कर नहीं पाएंगे, मतलब अगर आप मैच कर सकते हैं तो डी का 2 होगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रेजिडुअल पावर्स जो है, रेजिडुअल पावर क्या होती हैं? तो एक्चुअल में हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट होती, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इनमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन इनमें लेजिस्लेट कर सकता है, यानी लॉ बना सकता है। अगर कोई एक ऐसा मैटर आ जाता है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें कि कोई लॉ नहीं मतलब कोई मतलब वो सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है किसी लिस्ट में, तो उसको रेजिडुअरी लिस्ट या रेजिडुअल पावर बोलते हैं, और वो वेस्ट करती है, वो होती है यूनियन के पास, यानी कि जो पार्लियामेंट है देश की वो उस पर लॉ बना सकती है, ना कि 38 का डी होगा अमरिंदर चौधरी। रुक जाओ, अभी टेस्ट देख लेंगे क्या है, 38 है ना, तो यूनियन लॉ बना सकता है। तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो इसका 1 होगा। फंडामेंटल राइट्स वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएसए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। 4312 आंसर होगा यहाँ पे, 4312 ऑप्शन नंबर है, बाकी हम आगे देखेंगे सब कुछ। इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ दिस में से कौन सी भाषा नहीं है? अगर हम देखें 8वीं अनुसूची में, हमें पता है कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं। बोडो, अगर हम देखें डोगरी, संथाली, मैथिली, है ना, BDSM, इन सब को हमने जोड़ा था किससे? इन सब को हमने जोड़ा था
किस अमेंडमेंट से बताओ जल्दी से। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाखी नहीं। तो इन सबको हमने जोड़ा था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा था, 71st अमेंडमेंट से जोड़ा था हमने KNM दैट इज़ कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट से, और 96 से हमने ओडिया का नाम चेंज किया था फ्रॉम ओरिया टू ओडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर करेक्ट। तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक ओथ और अफर्मेशन बाई स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड, येस। Judge of the Supreme Court has to take the oath or affirmation by swearing in the name of Constitution of India. Yes, option number C, both 1 and 2. In Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. क्या बताता है कि फेडरल है कैरेक्टर में इंडियन जुडिशरी, फेडरल है कैरेक्टर में इंडिया का जो पॉलिटी है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। द एसेंशियल फीचर पूछ रहा है आपसे। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यूनियन कैबिनेट हैव, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इस ये हमारा एक एसेंशियल फीचर है फेडरल कैरेक्टर का। मैंने आपको फीचर्स बताया था, जैसे डुअल गवर्नमेंट था, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था, और क्या बताया था मैंने आपको, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। और एक चीज़ आप बता दो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन दैट इज फेडरल, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, whose whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of constitution। यानी कि उसमें लिमिटेशंस है, एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर संविधान बैठा हुआ है और उसने उस पर लिमिट लगा रखी है, वो लिमिटलेस नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उस पर लिमिट लगा रखी है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, ओके, वैलिडिटी एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है प्रताप सिंह, एक सेकंड में लिख लेता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल, एक सेकंड, फर्स्ट शेड्यूल टीयर्स, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पी हमने याद किया था, आपको याद हो तो टेरिटरी वगैरह इसमें दिया हुआ है, टेरिटरी किसमें इसमें अच्छा पूछ रहा है कितने सही मैच, मुझे लगा मैचिंग का क्वेश्चन है, कितने सही मैच है, पहले तो गलत मैच है इसमें, तो पहले वाले में नेम्स एंड उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्टेट्स और यूटीज का, थर्ड में अफर्मेशन और ओथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो वह नहीं है। फिफ्थ वाले में टीयर्स शेड्यूल्ड एरियाज दिया हुआ है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सही है। 9 शेड्यूल में आपका ट्राइबल एरियाज नहीं है, 6 शेड्यूल में है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर लैंड प्रोविजंस के बारे में है, जो अबॉलिशन हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है ये, और जहाँ पर जमींदारी को अबॉलिश किया गया था, तो ओनली 1 इज दी करेक्टली मैच्ड, ठीक है। If a particular area is brought under the 5th schedule of the constitution, which of the following statement best रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल में अगर लाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, यानी कि ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। With reference to scheduled areas, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. Yes. The largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of the village in the block. The chief minister of the concerned states are required to submit annual reports to the home ministry on the administration. नहीं, ये जो है चीफ मिनिस्टर नहीं सबमिट करता है स्टेट का जो गवर्नर होता है वो सबमिट करता है इस रिपोर्ट को। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आपका ओनली 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये दोनों आपके सही है। ओके, गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करेगा और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नोटिफाई कर सकता है किसी भी एरिया को एज शेड्यूल्ड एरिया। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, तो टेस्ट का क्या हुआ, वो सेपरेट मिल जाएगा तो फिर कौन सा टेस्ट, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। वो जो आप बोल रहे थे कि अलग से जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, अभी मैंने उसको कंफर्म नहीं किया, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा वो, ठीक है। अभी तो कंफर्म नहीं किया तो अभी के लिए तो ना है, बाकी मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि गवर्नर नहीं करेगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, नॉट द गवर्नर बट द प्रेसिडेंट डज इट। तो पहला गलत। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, यानी कि अगर कहीं किसी एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसको दूसरे स्टेट में होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रेसिडेंट हो जाएगा, मतलब गवर्नर की बस यहाँ पर कंसेंट ली जाती है, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ गवर्नर। ओके,
दूसरा सही है, कम्युनिटी डिक्लेयर, तो बी होगा ऑप्शन नंबर बी टू ओनली। एंड द लास्ट वन इज दिस, लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो BDSM बोडो डोगरी संथाली मैथिली। चलो 38 वाला पूछ रहा था कोई, तो 38 वाला क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। 38 कहाँ है, ज़रा बताओगे? क्या हो गया इसमें? ये है कि इसमें पूछ रहा है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाई कंसेंट, इसी वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? जॉन लॉक ही होगा इसका, ठीक है, और कोई तो 38 नहीं है ऊपर, जॉन लॉक ही होगा उसका। ऑलराइट, कल हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे होंगे और कल की क्लास 4 PM पे होगी, ठीक है, शाम को। वी वुड स्टार्ट एट 4 PM, 4 बजे हम शाम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो।